मेरा नाम सौरभ कुमार है। मोबाइल नंबर 9315309325 है। बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ और हर वीडियो में मैं यही बोला हूँ कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये स्ट्रगल करते हुए करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मेरा बेटा त्रिशान कुमार, जो मेरे पत्नी के घर रांची में उसके मायके में रहता है, और मैं भी रांची में ही रह रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और मेरा घर ऐसे नोएडा में है, अपना घर, लेकिन मैं रांची में रेंट में रह रहा हूँ। शुरू से मैं ये बोला हूँ कि मैं रांची में अपने बच्चे के कारण रहता हूँ, ताकि मैं बच्चे के आसपास रहूँ और उससे मिलने के लिए और उसके साथ रहने के लिए लोकल रहकर हर वो मुमकिन कोशिश करूँ कि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँ। लास्ट 1 साल से मैं अपना कोशिश जारी रखा हूँ और बहुत बार मैं अपनी पत्नी के घर, जो 1 साल से मेरे साथ नहीं रह रही है, मैं उसके घर में जाकर अपने बच्चे से बहुत बार मिलने का कोशिश भी किया हूँ। पहले से तो एक FIR चल ही रहा था 498A और 323 का, लेकिन बाद में मेरी पत्नी एक और FIR की थी, आज से करीबन 2.5 महीने पहले। जब मैं बच्चे से मिलने के लिए बार बार उसके घर जाता था, तो मेरी पत्नी 2.5 महीने पहले थाने में जाकर एक और FIR की थी, और ये बहुत बड़ा FIR था, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हो सकता है कि मेरी अरेस्टिंग हो जाए और पुलिस मुझे गिरफ़्तार भी करे, क्योंकि मैं नॉर्मली तो हमेशा अपने बच्चे से मिलने के लिए अपनी पत्नी के घर सिर्फ बच्चे से मिलने के पर्पज़ से ही गया हूँ। ना ही मेरा कोई इंटेंशन बुरा रहा है, ना मैं किसी को मारपीट किया हूँ, ना ही किसी को हर्ट पहुँचाया हूँ, ना ही किसी से कुछ बोला हूँ। मेरा इंटेंशन बस यही होता था कि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँ, और उसके घर में भी जाकर मैं बच्चे से मिलने के लिए उसका नाम लेता था और ये कोशिश करता था कि एक झलक मैं अपने बच्चे को देख पाऊँ या 4 बातें उससे मैं कर पाऊँ। भले मैं उसके घर में घुस नहीं पाता था, लेकिन घर के बाहर से ही, गेट के बाहर से ही, दीवार के बाहर से ही मैं अपने बच्चे का नाम लेकर उसको बुलाता था, या कभी कोशिश करता था कि कभी वो खेलता हुआ मुझे दिख जाए, वो मुझे देखे, मुझसे 4 बातें करे। बस इतना ही करने के लिए मैं अपने पत्नी के घर हमेशा जाता रहा था। आज से करीबन 2.5 महीने पहले मेरे ऊपर वो एक FIR करके रखी थी, सेकेंड FIR, जो वो बहुत ही उटपटांग और गलत तरीके से इंटेंशनली मुझे फंसाने के पर्पज़ से एक FIR की थी, जिसमें सदर थाना में जो ये FIR किया गया था, कोकर में वो रहती है, मैं भी कोकर में ही रहता हूँ, जो सदर थाना में आता है, और सदर थाना में ये दूसरा FIR मेरे ऊपर किया गया था, जिसमें धारा था, वो मैं बताता हूँ, नोट करके रखा हूँ। उसमें धारा था 323, 325, 341, 448, 427 और 307, जिसमें एक सबसे मेजर, जो सबसे बड़ा धारा मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर लगवाया, वो 307 है। टोटल 6 धारा है, जिसमें से 307 एक ऐसा धारा है जिसमें 10 साल की सज़ा है, और ये अटेम्प्ट टू मर्डर का है, मतलब हाफ मर्डर, कि मैं अटेम्प्ट टू मर्डर करने का कोशिश किया उसके घर में जाकर। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी कितना गिरेगी, किस लेवल तक गिरेगी, सिर्फ मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने देने के लिए वो किस लेवल तक गिर सकती है, ये अंदेशा किसी को भी लगाना बहुत ही मुश्किल है। बेटा, तुम जब बड़ा होगे, तुम्हें भी ये चीज़ पता चलेगा कि जो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे बाप के ऊपर सिर्फ तुमसे ना मिलने देने के लिए, कि मैं तुमसे ना मिल पाऊँ, तुम्हारे साथ ना रह पाऊँ, तुमको ना देख पाऊँ, तुमसे 4 बातें ना कर पाऊँ, बस इसलिए वो मेरे ऊपर इतना संदिग्ध धारा, जो दूसरा FIR वो 2.5 महीना पहले सदर थाना में जाकर की थी, जिसमें एक सबसे बड़ा धारा था 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके FIR भी मैं पढ़ा,
जिसमें ये उसने लिखा है कि मैं उसके घर जाकर उसको चाकू से मारने का कोशिश किया और बहुत बार उसको चाकू से मारने की कोशिश किया, उसके घर से कूद के उसके अंदर घुसने का कोशिश किया, घर का ताला वाला तोड़ा, उटपटांग बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। उसका एफआईआर भी मैं पढ़ा था, बाद में पढ़ा करीबन 2.5 महीने के बाद। और जो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी किस हद तक गिर सकती थी। बुरा तो मेरे साथ तब हुआ, आज से लगभग 1 महीने पहले, जब ये केस होने के बाद, ये एफआईआर होने के बाद भी मैं अपने बच्चे से मिलने का संघर्ष जारी रखा और उसके घर जाते रहा। करीबन 1.25 महीने पहले मेरा अपना घर नोएडा में है, मैं नोएडा भी गया था और वहाँ से फिर कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस रांची आया। और मुझे नहीं पता था कि रांची आने के बाद जो नोएडा जाने से पहले जो 2.5 महीने पहले एफआईआर किया गया था, उसमें मेरी अरेस्टिंग होने वाली है नोएडा से आने के बाद। नॉर्मली मैं नोएडा गया, नोएडा से वापस आया, करीबन 15 दिन तक मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अपनी पत्नी के घर गया भी नहीं था। नॉर्मल 3 अगस्त 2024 सुबह 11 बजे के आसपास का दिन था। मैं घर के कपड़े में ही शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के अपनी पत्नी के घर अपने बच्चे से मिलने के लिए गया था, ये सोचकर कि ठीक है, पहले भी बहुत बार जाता रहता था। केक और टॉफ़ी लेकर अपने बच्चे से मिलने गया था कि अगर वो दिखा मुझे तो मैं उसको केक और टॉफ़ी दे पाऊँगा और उससे 4 बातें करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 3 अगस्त 2024 का दिन मेरे लिए काल साबित होने वाला था और वो एक ऐसा दिन था जो मेरे लाइफ में पूरी ज़िंदगी मुझे याद रखने वाला एक दिन बन गया। 3 अगस्त 2024 को मैं सुबह 11 बजे अपने घर के कपड़े में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बच्चे से मिलने के लिए केक और टॉफ़ी लेकर गया वहाँ जाने। और ये 15 दिन के बाद नोएडा में था मैं। नोएडा से आने के बाद 15-16 दिन के बाद मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि थाना वाला जो दूसरा केस किया गया था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 और भी जो उसके साथ 5 धारा लगाए गए थे, उसमें थाना वाला और मेरी पत्नी बस मेरे उसके घर बच्चे से मिलने जाने का इंतज़ार कर रही है और मौका ढूंढ रही है कि किस दिन मैं घर जाऊंगा, उस दिन मेरी अरेस्टिंग होगी और मुझे जेल भेजा जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं नॉर्मली 3 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे के आसपास अपनी पत्नी के घर गया, वहाँ बच्चे से मिलने के लिए बाहर ही खड़ा था। मेरी पत्नी बच्चे से मिलने तो मुझे नहीं दी, वो बाहर खेल रहा था। मैं उससे 2-4 बातें किया, हाथ में केक और टॉफ़ी था। मैं अपनी पत्नी को बोला कि ये मुझे देना है, वो मुझे देने नहीं दी। ठीक है। त्रिशान कुमार जो मेरा बेटा है वो मुझे देखा, रिएक्ट किया, मेरे से थोड़ा बहुत बातें किया और केक और टॉफ़ी जब मैं उसको देने के लिए कहा तो वो अपनी माँ को बोला कि उसको मेरे से मिलना है और केक और टॉफ़ी भी चाहिए। कर वो रिएक्ट करने लगा और रोने भी लगा क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। लेकिन मेघा कंदवे जो मेरी पत्नी है वो ना मुझे बच्चे से मिलने दी, वो उसको अंदर लेकर चली गई और केक और टॉफ़ी भी मैं नहीं दे पाया। उसके बाद वो मुझे बातों में उलझा कर रखी करीबन 15 से 20 मिनट तक और पीठ पीछे वो थाने में पहले से ही फ़ोन कर दी कि मैं उसके घर आया हुआ हूँ और हल्ला हंगामा कर रहा हूँ और उसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ और साथ में मैं भाग ना जाऊँ वहाँ से इसलिए, या चला ना जाऊँ मैं वहाँ से डाउट होकर कि मुझे डाउट हो और मैं वहाँ से निकल जाऊँ। मेरी पत्नी मुझे बहसबाजी करके, प्यार मोहब्बत से नहीं, बहसबाजी करके 15-20 मिनट तक लड़ाई झगड़ा करते हुए, बहसबाजी करते हुए मुझे बातों में उलझा कर रखी। पीछे से वो थाने में फ़ोन कर दी हुई थी। मुझे डाउट हुआ कि इतना टाइम वो क्यों मेरे से बहस कर रही है। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार ऐसे कर रखी है, मुझे बातों में उलझा कर रखती थी और पीसीआर वाले को बुला लेती थी। तो मुझे डाउट हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद पीसीआर वाले आ रहे होंगे, इसलिए मुझे बात में उलझा कर रखी है। जब मैं वहाँ से निकल रहा था उसी समय मैं देखा कि सदर थाना से 2 गाड़ी पीसीआर वाले आ गए
उसमें बहुत सारे पुलिस थे। वो मेरे से बिना कुछ पूछे कि मैं किस पर्पज़ से आया हूँ, क्या क्यों क्यों आया हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ गलत कि नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे एक थप्पड़ मारे, है ना, उल्टा सीधा बोले, थाना में बैठाएं और सॉरी पीसीआर की गाड़ी में बैठाएं और सीधा पीसीआर की गाड़ी में बैठाकर, 2 गाड़ी पीसीआर की थी, एक गाड़ी में मैं बैठा और पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी और मुझे सदर थाना में लाकर बैठा दिया गया। ठीक है। उसके बाद भी मुझे लगा कि शायद सदर थाना में बैठाया गया है तो कुछ टाइम के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो 3 अगस्त 2024 का जो दिन था वो मेरे लिए काल साबित होने वाला था और मैं उस दिन जेल जाने वाला था। उसी केस में जो दूसरा एफआईआर मेरी पत्नी की थी, अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 और भी 5 धाराएं लगे हुए थे। इसमें थाने में बहुत बदतमीज़ी से मेरे साथ बात किया गया। मुझे करीबन आधा घंटा पहले बैठाकर बाहर रखा गया। उसके बाद मुझे वहाँ लॉकअप में डाल दिया गया। मेरे जो मोबाइल था मेरे पास, एक अंगूठी थी और घर का चाबी था, वो जमा करा दिया गया। मुझे कहीं किसी को फ़ोन नहीं करने दिया गया, ना मुझे अपने एडवोकेट को फ़ोन करने दिया गया, ना मुझे घर में इन्फॉर्म करने दिया गया। मेरे मोबाइल को जमा कर दिया गया। उसके बाद लॉकअप में मुझे 2 घंटे रखा गया वहाँ। तब भी मुझे अंदेशा था कि शायद लॉकअप में शाम तक रखेंगे फिर छोड़ देंगे, पर पुलिस वाले और मेरी पत्नी का पूरा प्लानिंग बना हुआ था कि मुझे 3 अगस्त 2024 को जेल भेजना है। 2 घंटे तक करीबन मैं लॉकअप में बैठा रहा। लॉकअप में बैठने के बाद लॉकअप से सीधा मुझे निकाला गया, हाथ में हथकड़ी लगाई गई और सीधा मुझे बोला गया कि मुझे जेल लेकर जाया जा रहा है। मुझे कहीं फ़ोन नहीं करने दिया गया। मेरी पत्नी और उसकी सास, जब मैं लॉकअप से बाहर निकला, हाथ में हथकड़ी मेरी लगी हुई थी। मेरी पत्नी और मेरी सास वहाँ बैठी हुई थी क्योंकि थाने वाले ने उसे बुलाया था कुछ पेपर पे साइन करने के लिए, क्योंकि मुझे जेल भेजा जा रहा था और फाइनली उसको बुलाया गया था कि शायद कि मुझे जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। उसे एक बार बुलाया गया था क्योंकि केस तो एफआईआर तो किया हुआ था और थाने वाले एक्टिव होकर 2 पीसीआर वाले मुझे उसके घर से उठाकर लेके भी आ गए थे थाने में। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरी सास जयश्री कंदवे को मैं बाहर बैठा हुआ देखा। मेरी तो कुछ बात हुई नहीं क्योंकि मेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और काफ़ी डिस्टेंस था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उसको साइन करने के लिए बुलाए थे। उस समय भी मेरी पत्नी के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो मुझे जेल ना भेजे। वो बहुत कूल थी, काम थी। पेपर पे साइन की, मेरी अरेस्टिंग हुई और 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पहले सदर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए, बीपी शुगर वगैरह का टेस्ट किया गया। उसके बाद फिर कोर्ट में हाजिर किया गया जज साहब के सामने, बहुत जल्दी में 1 घंटे के अंदर अंदर। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे वहाँ से उठाकर, मतलब पहले थाने से कोर्ट ले गया, मेडिकल कराने सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद फिर कोर्ट ले जाया गया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची पहुंचाया गया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो दिन मेरे लिए क्या था। सारा प्रोसेस 3 से 3.5 घंटे के अंदर हो गया। 11 बजे मैं घर गया था, 3 से 3.5 घंटे के अंदर शाम होते होते मुझे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची थाने वाले पहुंचा दिए। उसके बाद मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी मेंटल स्थिति कैसी थी, मैं कैसा फील कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, मेरी पत्नी ये क्या कर दी है, ये कैसा
गलत केस में मुझे फंसाकर जेल में डाल दिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मैं नील हो गया था। ना ही मेरे हाथ में मोबाइल थे, ना ही कपड़े थे, ना ही पैसे थे। 150 रुपये मेरे जेब में से पड़े हुए थे, जिसमें से होटवार जेल रांची पहुंचते ही जब मेरी चेकिंग हो रही थी तो 50 रुपया पुलिस वाले ने ले लिया। मेरे जेब में 100 रुपये सिर्फ पड़े थे। ना ही मेरे पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना ही पैसे थे, और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं बिल्कुल नील हो गया था। जेल में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी पत्नी क्या कर दी है। बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा था। वो फीलिंग बहुत ही गंदा फीलिंग था। जब तक मैं जेल में रहा, मैं जेल में करीबन 1 महीने रहा। 1 महीने में 2-3 दिन कम, करीबन 27 दिन मैं जेल में रहा। लेकिन 3 अगस्त 2024 को मैं गया और 29 अगस्त 2024 को बेल होकर मैं जेल से निकला। लेकिन वो जो लगभग 1 महीने थे, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो 1 महीने जो लगभग मैं जेल में काटा हूँ, वो मेरे लिए कैसा रहा है। एक जानवर की ज़िंदगी मैं जेल के अंदर बिता रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ से निकल पाऊँगा भी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि जेल के अंदर भी आदमी सरवाइव तभी करता है जब उसके पास पैसे होते हैं, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुझे घर वाले का नंबर तक याद नहीं था, ना ही अपने वकील का नंबर याद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे अपने वकील को कांटेक्ट करूं। 100 रुपये मेरे पास थे, लेकिन वहाँ से फ़ोन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वहाँ से फ़ोन करने के लिए भी एसटीडी खुलवाना पड़ता है। एसटीडी खुलवाने में 12 से लेके 15 दिन का टाइम लगता है। उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और अगर अर्जेंट में एसटीडी खुलवाना पड़े तो उसके लिए भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स पैसे पे करने पड़ते हैं। 100 रुपये में अगर एसटीडी खोल रहा है तो अर्जेंट में भी एसटीडी खोलने के लिए 500-500 रुपये, 400-400 रुपये पे करने होते हैं। पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। जेब में 100 रुपया पड़ा था। एक नॉर्मल प्रोसेस लगा दिया एसटीडी खुलवाने के लिए। 100 रुपये पेमेंट किया, क्योंकि 100 रुपये में एसटीडी खुलता है। एक नॉर्मल प्रोसेस लगा दिया एसटीडी खुलने के लिए, और आराम से बैठा रहा। करीबन 13-14 दिन के बाद मेरी एसटीडी खुली। उसी बीच में मेरे घर में से बार बार मुझे फ़ोन किया जा रहा था, क्योंकि घर में तो पता ही था कि मेरे ऊपर दूसरा एफआईआर किया हुआ है, लेकिन बस अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं तो घर वाले को कांटेक्ट कर नहीं पाया, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है। फ़ोन मैं कर नहीं पा रहा था, और फ़ोन करने के लिए एसटीडी खुलवाने की ज़रूरत है। एसटीडी का खोलने का प्रोसेस चल रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इधर उधर से मैनेज करके भी मैं कॉल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे होते भी तो मेरे पास नंबर नहीं था, क्योंकि नंबर मुझे याद ही नहीं था किसी का, ना वकील का ना घर का।
कुछ दिन के बाद मेरे घर से पापा बार बार मुझे फ़ोन किए होंगे, मेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा होगा। फिर वो करीबन 4-5 दिन के बाद वकील को शायद कांटेक्ट किए कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्या पता कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है या कुछ हादसा तो मेरे साथ नहीं हो गया है। तो मेरे वकील को मेरे पापा, जो मुझे जेल से निकलने के बाद पता चला कि मेरे वकील को पापा 4-5 दिन के बाद जब कंटिन्यूसली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा तो उन्होंने कहा कि आप पता कीजिए कि या तो वो जेल चला गया है या उसके साथ क्या हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है या वो जेल वेल चला गया, पता कीजिए। फिर इसके बाद मेरे वकील वो एक्टिव हुए, उन्होंने इधर उधर पता करवाया और फिर करीबन 7 दिन के बाद वकील को पता चला कि हाँ मैं जेल के अंदर हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं चला। उसके बाद वकील के पास जब कॉल गई घर की तरफ से, पापा ने कॉल किया तो वो एक्टिव हुए और फिर पता करवाएं और फिर फाइनली ये पता चला कि मैं जेल में हूँ। उसके बाद करीबन 1 सप्ताह के बाद मेरे पास वकील की तरफ से वकालतनामा आया जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ था। मैं उस नंबर को नोट किया। नोट करने के बाद मैं उस नंबर को याद किया और फिर किसी तरह से जेल के अंदर ही किसी तरह से मैं एक कॉल अपने वकील को किया और उनको बस इतना बोला कि आप मेरे घर में फ़ोन कीजिए और उनको बोलिए कि वो एक बार मेरे से मिलने के लिए आएँ और मुझे कुछ कपड़े और पैसे दें, क्योंकि मैं अंदर जेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मेरे पास कपड़े हैं ना ही मेरे पास पैसे हैं। और फिर वकील से ही मैं अब पापा का नंबर भी लिया, वो भी नोट किया, फिर बाद में उसको भी मैं याद किया। लेकिन घर में मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। एक कॉल भी जो मैं वकील को किया था बहुत मुश्किल से किया था किसी के थ्रू, और मेरी एसटीडी खुली नहीं थी कि मैं कॉल कर पाता, और अगर खुल भी जाती तो मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद फिर वकील ने पापा को फ़ोन किया। उसके बाद पापा मिलने आए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। ना ही मेरे पास कपड़े थे ना ही पैसे थे, और बिना कपड़े पैसे के मैं जेल के अंदर जानवर वाली ज़िंदगी बिता रहा था। जेल के अंदर ऐसी भी ज़िंदगी जानवर वाली होती है, वहाँ आदमी और जानवर में फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम है। लगभग 1 महीना जो मैं जेल के अंदर रहा, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जेल के अंदर में जो ज़िंदगी होती है वो जानवर वाली होती है। वहाँ आदमी और जानवर दोनों सेम होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं होता। जेल में मैं बस इसीलिए पहुँचा क्योंकि मैं अपने बच्चे से मिलने का जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रखा। मैं अपने बच्चे से बार बार अपनी पत्नी के घर में जाकर मिलता रहा, क्योंकि लीगल प्रोसेस भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन लीगल प्रोसेस में कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना ही मुझे बच्चे का विजिटेशन मिला है और ना ही अभी तक कोर्ट से कुछ ऑर्डर मिला है कि मैं बच्चे से मिल पाऊँ। तो मैं बस अपने बच्चे से मिलने के लिए बार बार लगातार अपनी की पत्नी के घर जाता रहा, और इसी बीच में मेरी पत्नी को मौका मिला। पहले एक एफआईआर की, फिर दूसरा एफआईआर की, और फाइनली इंटेंशनली मुझे जेल भेज दी। जेल के अंदर एक कपड़े में, सिर्फ उसी शॉर्ट्स में और टी शर्ट में और अंडरगारमेंट्स में मैं 1 सप्ताह तक रहा। ना मैं नहाया ना मैं कपड़े चेंज कर पाया, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे नहीं। करीबन 7-8 दिन के बाद जब पापा आए मिलने तो मुझे कुछ पैसे मिले और कपड़े मिले, और फिर मेरी ज़िंदगी
कुछ नॉर्मल हुई जेल के अंदर, लेकिन पूरा टाइम जब तक मैं जेल में रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि वहाँ ना मैं ढंग से खा पा रहा था, ना मैं ढंग से सो पा रहा था। किस तरीके की ज़िंदगी में बिताया हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ज़मीन पर बेड लगी होती थी, उस बेड में सोने की कैपेसिटी होती थी 3, पर उस बेड पर 7-7, 8-8, 9-9 लोगों को सुलाया जाता था। सो नहीं पाता था, रात रात भर जागे रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बेड लेने के लिए भी वहाँ पैसे देने करते हैं। वहाँ ज़मीन में कंबल बिछा होता था, बेड लगा होता था, बेड बने होते थे 2-2, 3-3 लोगों के सोने के लिए, लेकिन उसमें सोने के लिए भी पैसा मांगा जाता था। 8,000, 10,000, 7,000, 5,000, 20,000, कुछ भी पैसा मांगता था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पैसे नहीं होने के कारण उस बेड पे सोया हूँ जिसमें 3 लोगों की कैपेसिटी होती थी, पर 8-8, 7-7, 9-9 लोगों को उसमें सुलाया जाता था। और बोलने पर सीधा बोला जाता था कि बेड चाहिए तो पैसे लो, पैसे लाओ। 1 सप्ताह तक तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तो मैं उसी बेड पे सोया, रात रात भर जाग जाग के बिताया। उसके बाद जब पापा आए, कुछ पैसे दिए, लेकिन फिर भी मैं बेड नहीं ले पाया या नहीं ले सकता था, क्योंकि जो मुझे पैसे दिए गए थे वो इतने नहीं थे कि मैं उसको बेड के लिए खर्च करता। इतने थे कि मैं अंदर ढंग का खाना बस खा पाऊँ, क्योंकि वहाँ जानवर वाला खाना दिया जाता है जो मैं खा नहीं पाता था। तो वो जो पैसे मुझे घर से मिले थे, मैं उससे कुछ ढंग का खाना खाता था जेल के अंदर, ताकि मैं कुछ ढंग का खा पाऊँ। या तो मैं उस पैसे से वहाँ सो सकता था या खा सकता था। तो ये मेरा डिसीजन था कि मैं जो घर से कुछ पैसे मिले थे मैं उससे ढंग का खाना खा पाऊँ। जब तक मैं जेल में रहा ना मैं ढंग से सो पाया, रात रात भर मैं जाग जाग के बिताया हूँ, बैठ बैठ के बिताया हूँ। पूरा 1 महीना दिन में सोता था जब बेड खाली रहता था, रात में नहीं सो पाता था, और बेड नहीं ले पाता था क्योंकि बेड के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। किस तरह की ज़िंदगी में जेल के अंदर रहा हूँ, बस अपने बच्चे से मिलने के लिए संघर्ष के कारण, बता नहीं सकता मैं। जब जेल के अंदर गया तो भी मुझे शायद ऐसा लगता था कि शायद मेरी पत्नी मेघा कंदवे को अब ऐसा लग रहा होगा कि कितना बड़ा कांड कर दी वो, क्या कर दी वो, मुझे जेल ही भेज दी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो गिल्ट फील कर रही होगी। जेल तो मुझे भेज दी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो उसको पछतावा हो रहा होगा, गिल्ट फील कर रही होगी। ऐसा मुझे लगता था कि हो सकता है कि वो जेल में मिलने भी आ जाए, या हो सकता है कि मुझे बाहर निकलवाने में गिल्ट के कारण वो मदद भी करे या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे ताकि मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मुझे ऐसा लगता था कि वो आ भी सकती है, पर धीरे धीरे पता तो था कि वो नहीं आएगी,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हो सकता है इतना बड़ा कांड करने के बाद हो सकता है कि वो गिल्ट फील कर रही होगी। पर मैं इस बार भी फिर से गलत था। वो लड़की जिसके साथ मैं 12 साल रहा हूँ, एक बच्चे को पैदा की, त्रिशान कुमार जिसका नाम है, जब वो मुझे उससे अलग कर दी और सिर्फ उससे मिलने की कोशिश करने के कारण मुझे जेल तक भिजवा दी, मैं ये कैसा उम्मीद लेकर सोच रहा था कि वो गिल्ट फील कर रही होगी। अरे नहीं, वो गिल्ट फील नहीं कर रही थी। जेल में कभी मिलने तो नहीं आई, लेकिन जेल से निकलने के बाद कुछ चीज़ें जो मुझे और भी पता चली, उससे मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की जिसके साथ मैं 12 साल मेरे शादी को हो गए हैं, पर 11 साल में रहा, 1 साल से तो वो अलग ही रह रही है। 12 साल शादी को हुए जिस लड़की के साथ, और 11 साल से मैं जिसके साथ रह रहा था, और शादी के 2 साल पहले भी उसके कांटेक्ट में था। मतलब करीबन 14 साल से मैं जिस लड़की को जानता हूँ, वो लड़की मुझे जेल भेजने के बाद जेल के बाहर भी मुझे जेल में ही रहने देने के लिए साजिश कर रही थी। ये जेल से निकलने के बाद मुझे पता चला है कि मैं जेल से निकल ही ना पाऊँ, मेरा बेल ही नहीं हो पाए और मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूँ। अगर जो मेरे ऊपर जो धारा लगा था उसमें सबसे बड़ा धारा था 307, इसमें 10 साल की सज़ा थी, और वो लड़की चाहती थी कि मैं 10 साल तक जेल के अंदर ही सड़ता रहूँ, जेल से निकल ही नहीं पाऊँ, मेरी बेल ही नहीं हो पाए, ना लोअर कोर्ट से हो पाए ना हाई कोर्ट से हो पाए, और मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूँ। वो लड़की इसके लिए बाहर साजिश कर रही थी। मैं अंदर जेल में जानवर वाली ज़िंदगी बिता रहा था, और कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि वो गिल्ट में होगी कि वो क्या कर दी। पर जेल से निकलने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे जेल में ही सड़ने के लिए साजिश कर रही है, और ये कोशिश कर रही थी कि मेरा बेल ना हो। पहला वकालतनामा जब आया CJM का, वो मेरा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर 10-12 दिन के बाद फिर दूसरा वकालतनामा आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बेल के लिए। मेरे वकील की तरफ से वकालतनामा भेजा गया था जेल में, पहला रिजेक्ट होने के बाद। उसमें मेरी बेल हुई फाइनली, और मैं उस जगह से जहाँ आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है, मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाया। आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं उस जगह में किस किस तरीके से टॉर्चर हुआ हूँ। एक तो मैं मेंटली परेशान था ही, बाहर भी जेल से जब बाहर था कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाता था, और जेल के अंदर आने के बाद एक और टेंशन मेरा सबसे बड़ा ये था कि मैं जो काम करता हूँ, मैं एक सेलर हूँ, ई-कॉमर्स का एक सेलर हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो में प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और मेरी आईडी फ्लिपकार्ट की, मीशो की, अमेज़ॉन की, सबकी आईडी मेरी रनिंग थी जब मैं जेल जिस दिन जा रहा था, क्योंकि कोई प्लान्ड वे तो था नहीं, अचानक मेरी अरेस्टिंग हुई थी और मैं जेल चला गया था। सबकी आईडी मेरी रनिंग थी, जिसमें ऑर्डर्स भी कुछ आ रहे थे। अचानक मैं जेल चला गया। मेरा सबसे बड़ा टेंशन था कि मेरा काम अब ख़राब हो जाएगा,
ऑर्डर आते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे, ऑर्डर आते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे। पता नहीं मैं वहाँ से कब निकल पाऊँगा। और फाइनली मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियाँ जिस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोडक्ट सेल करता था वो अकाउंट मेरा ब्लॉक कर देगा। एक इस चीज़ का टेंशन था मुझे। दूसरा टेंशन था कि मैं जेल के अंदर अपने बच्चे से सिर्फ मिलने के कारण गलत केस में फंसा कर मुझे डाल दिया गया था, और मैं जेल में एक जानवर वाली ज़िंदगी बिता रहा था, जहाँ मैं ना ढंग से सो पा रहा था, ना मैं ढंग से खाना खा पा रहा था, और भी अलग अलग तरीके से, क्योंकि वहाँ तो सारे क्रिमिनल ही थे। मेरे जैसे कुछ लोग ही होंगे 100 में 2-4 जो गलती से आ गए थे या फंसा दिए गए थे। बाकी 100 में 95, 96, 97 लोग तो ऐसे थे जो क्रिमिनल ही थे। उनके साथ ही मुझे खाना पड़ रहा था, उठना पड़ रहा था, सोना पड़ रहा था, ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी, गाली गलौज हो रहे थे, अलग अलग तरीके से टॉर्चर में हो रहा था। और एक अलग टेंशन लगा हुआ था कि जब मैं जेल से बाहर निकलूँगा तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि मेरी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि मैं बिज़नेस बंद करके नहीं आया था। साथ के साथ बहुत सारे नुकसान भी होंगे, ऑर्डर्स आ रहे होंगे, कैंसिल होंगे जब तक आईडी बंद होगी, बहुत सारे पेनाल्टीज़ भी लगेंगे, हज़ारों हज़ार मुझे पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, और अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैं करूँगा क्या? और मैं एक ऐसा जगह फंसा हुआ था कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। पर फाइनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरा बेल हुआ। करीबन वहाँ 27 दिन रहने के बाद, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बेल हुआ, और मैं वहाँ से निकला और सीधा थाना गया मोबाइल और घर का चाबी लेने के लिए। पर वहाँ भी मुझे मोबाइल और घर का चाबी तुरंत नहीं दिया गया, बहुत देर तक बैठा के रखा गया। बहुत मुश्किल से मुझे मोबाइल और घर का चाबी मिला। और जब मैं घर आया उसके बाद सबसे पहले अपने बिज़नेस का आईडी ओपन करके देखा, तो देखा कि मैं शॉक हो गया। जो मैं जेल के अंदर सोच रहा था वही हुआ मेरे साथ। फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक, मीशो का अकाउंट ब्लॉक, सारे अकाउंट ब्लॉक पड़े हुए थे। पेनाल्टी भी लगी हुई थी, अच्छा खासा पेनाल्टी भी लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। सिर्फ बच्चे से, अपने बेटे से मिलना या मिलने के लिए कोशिश करना, जिसके कारण इतना कुछ हो गया। मैं क्या चाहता था? बस अपने बच्चे से, अपने बेटे से, त्रिशान कुमार से मिलना चाहता था, जो अभी सिर्फ 3 साल 5 महीने का है, लगभग 3.5 साल का। एक 3.5 साल के बच्चे से, जो मेरा अपना ही बेटा है, अपना ही खून है, मैं ही पैदा किया हूँ, उससे मिलना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। पर मुझे नहीं पता था कि उससे मिलने के लिए, अपने बेटे से ही मिलने के लिए जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो स्ट्रगल
मुझे इतना भारी पड़ेगा कि मुझे मेरी पत्नी मेघा कंदवे के द्वारा जेल तक पहुंचा दिया जाएगा। और फाइनली मैं जेल गया, जेल से निकला, मेरा बिजनेस ख़राब हो गया, मेरे ऑनलाइन जो अकाउंट हैं ई कॉमर्स के वो सारे ब्लॉक हो गए, पेनाल्टी लग गई। और आज के डेट में अभी जो सिचुएशन है, आज 29 मैं जेल से निकला था 29 अगस्त 2024 को, और आज 2 सितंबर 2024 है। और अभी का करेंट का सिचुएशन ये है कि काम करने के लिए बिजनेस एक्टिव नहीं है, अकाउंट ब्लॉक पड़ा है, पेनाल्टीज़, मेरे जो पेमेंट आने थे उससे पेनाल्टीज़, ऑर्डर कैंसिलेशन के पेनाल्टीज़ काफ़ी डिडक्ट हो चुके हैं। जेल जाने के पहले जो मैं कुछ सेल किया था, जो मेरे पेमेंट ड्यूज़ थे, उसमें ऑर्डर कैंसिलेशन के बहुत सारे पेनाल्टीज़ डिडक्ट हो चुके हैं। अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है, मेल डाला हुआ हूँ मैं, लेकिन कुछ अभी तक पता नहीं है कि मेरा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बिजनेस का वो कब एक्टिवेट होगा, कब मैं दोबारा से काम कर पाऊँगा। आने के बाद मैं वकील से भी मिला और एक बात और सुनकर मैं शॉक रह गया कि मैं जब ये जेल के अंदर सोच रहा था कि शायद मेरी पत्नी गिल्ट फील कर रही होगी जेल भिजवाने के बाद मुझे, लेकिन वो गिल्ट फील नहीं कर रही थी। जो मेरे बेल के डेट पड़ रहे थे, पहले सीजीएम में मेरा बेल का डेट पड़ा जहाँ से रिजेक्ट हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया गया था बेल के लिए और वहाँ से अप्रूव हुआ था और मुझे बेल मिला था। तो बाद में मुझे जेल से निकलने के बाद जब मैं वकील से मिला तो मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी मेघा कंदवे बिना कोर्ट के बुलाए अपनी मर्जी से अपने वकील को लेकर जो डेट पड़ रहा था बेल का, जिसमें बेल ग्रांटेड या रिजेक्टेड का फैसला होना था, उसमें मेरी पत्नी बिना कोर्ट के बुलाए अपनी मर्जी से वकील को ले जाकर मेरे बेल को रिजेक्ट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। दोबारा मैं ये बात बोलता हूँ, वो समय जब मैं जेल के अंदर था और मैं ये गिल्ट में था, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी गिल्ट में होगी कि शायद वो आपाधापी में मुझे जेल भेज दी और शायद थोड़ा सा उसे ये गिल्ट हो रहा होगा कि वो क्या कर दी, बहुत बड़ा कांड कर दी। मैं ऐसा सोच रहा था जेल के अंदर। उस समय उसी टाइम में मेरी पत्नी, जो मेरा बाहर बेल का प्रोसेस चल रहा था उसमें कोर्ट के बिना बुलाए अपने वकील को लेकर मेरे बेल को रिजेक्ट करवाने के लिए भरपूर कोशिश लगी थी कि मेरा बेल रिजेक्ट हो और मुझे बेल नहीं मिले, ना मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिले और उसके बाद ना ही मुझे हाई कोर्ट से बेल मिले, मुझे बेल ही नहीं मिले और मैं एज ए बिना कुछ किए क्रिमिनल की तरह जेल में सड़ता रहूं सालों साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी सज़ा है मैं सड़ता रहूं। इसके लिए वो पूरा भरपूर बाहर कोशिश कर रही थी, मेरा बेल को रिजेक्ट करवाने में लगी हुई थी। सीजीएम में रिजेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरा बेल अप्रूव हुआ था। लेकिन उस डेट में भी मेरे वकील जब बहस कर रहे थे बेल मुझे दिलाने के लिए, उस समय मेरी पत्नी अपने वकील को लेकर मेरा बेल को रिजेक्ट करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी।
और एक बात मुझे और भी ये पता चला कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए जो विजिटेशन का पिटीशन लगाया हुआ हूँ सेक्शन 9 के केस के अंदर, बच्चे से मिलने के लिए एक पिटीशन लगा हुआ है। सेक्शन 26 HMA का है, सेक्शन 26 HMA का एक पिटीशन लगा हुआ है सेक्शन 9 के केस के अंदर ही बच्चे से मिलने के लिए। तो उसमें भी मेरी पत्नी की तरफ से उसके वकील की तरफ से कुछ ऐसा रिप्लाई डाला गया है भरपूर, जिसमें कोशिश उसकी तरफ से किया जा रहा है कि मुझे बच्चे का विजिटेशन तक नहीं मिलना चाहिए और मैं कभी अपने बच्चे से ना मिल पाऊँ, इसके लिए भी उसकी तरफ से रिप्लाई डाला गया है। मैंने विजिटेशन का एप्लीकेशन लगाया है सेक्शन 9 के अंदर और मेरी पत्नी उसके अंदर उस पर रिप्लाई की है विजिटेशन नहीं देने के लिए। खैर, ऑब्वियसली जो लड़की बच्चे से मिलने नहीं दे रही है, मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही है, उसके घर पर मिलने नहीं दे रही है और उसके मिलने जाने पर मुझे जेल तक भिजवा दी, 1 महीना मैं लगभग जेल भी काट के निकला, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली जो लीगल प्रोसेस है उसमें भी वो अड़चन लगाएगी, विजिटेशन नहीं मिले मुझे। जेल के अंदर ही कुछ फेस्टिवल भी निकले, जिसमें एक तो मेरी पत्नी का बर्थडे निकला हंसी आ रहा है, 14 अगस्त को मेरी पत्नी का बर्थडे निकला। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी मेरा जेल के अंदर ही बीता। सभी स्वतंत्र थे पर मैं जेल के अंदर कैद था। उसके बाद रक्षाबंधन भी मेरा जेल के अंदर ही निकला, जन्माष्टमी भी जेल के अंदर ही निकला। तो ये 4 ओकेज़न थे जिसमें पत्नी का बर्थडे, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, ये चारों ओकेज़न मेरे जेल के अंदर ही काटा है। और जेल के अंदर जब तक रहा जानवर वाली ज़िंदगी बिताया। बाहर आने का तो शुरू में एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, जब तक वकालतनामा या वकील की तरफ से या घर की तरफ से मुझे कांटेक्ट नहीं किया गया। और कांटेक्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी बेल होगी या नहीं होगी, या और मैं उस जानवर वाले जगह से निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। पर फाइनली मैं वहाँ से लगभग 1 महीने रहने के बाद निकला और निकलने के बाद एक सरप्राइज़ बात भी पता चला कि मेरी पत्नी बच्चे से मिलने के लिए बाहर पूरा अड़चन लगा ही रही है और मेरे बेल में भी पूरा अड़चन लगाई थी। पर फाइनली मेरा बेल हुआ। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। मैं फिर से ब्लैंक हो गया हूँ। जेल से तो निकल गया पर मेरा काम बंद हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है। कब ओपन होगा पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि बिज़नेस ओपन हो जाए, पर कब ओपन होगा पता नहीं। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, बच्चे से बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ, अपने बेटे तिरसान कुमार से मैं बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ। वो भी इस बात को भी लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। खैर, बच्चे से मिलने के लिए मैं अभी भी कोशिश करूँगा, जो मेरे से बन पड़ेगा करूँगा। वकील से भी मैं मिला हूँ, फिर से बात करके आया हूँ। बस यही कोशिश है कि देखता हूँ कि अब बच्चे से मिलने के लिए मुझे कैसे क्या और कौन सा स्टेप उठाना है।
और किस तरीके से मुझे बच्चे से मिलना है। कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। वकील से बात हुई है, लीगल प्रोसेस भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और भी जो लीगल प्रोसेस पॉसिबल वे हैं वो भी मैं करूँगा, क्योंकि मैं बच्चे का के लिए जो मेरी स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं होगी, ये तो क्लियर है। बेटा, अगर तुम भी बड़े होते हो जब भी, और ये वीडियो अगर देखते हो, तो ये ज़रूर देखना कि तुम्हारा बाप हर वो पॉसिबल वे से गुज़र रहा है कि वो तुमसे मिल पाए, तुमसे बात कर पाए, तुम्हारे साथ रह पाए। मैं सिर्फ बेटा तुमसे मिलने के लिए हर वो चीज़ करता आया हूँ और आगे भी करूँगा, जिससे मैं तुमसे मिल पाऊँ और मैं तुम्हारे मेमोरी में फिट रहूँ। तुम मुझे भूलो नहीं। पहले भी मैं तुमसे मिलने के लिए बस इसीलिए घर जाता था, अपनी पत्नी के घर, कि तुम मुझे भूल ना जाओ। तुम अभी 3.5 साल का हो। जब तुम घर से, तुम्हें जब वो लेकर आई थी, उस समय तुम लगभग 2.5 साल 2.5 साल के थे, लगभग 2.25 साल के थे। और अभी तुम लगभग 3.5 साल के हो। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या और बोलूं, क्या नहीं बोलूं। कभी कभी ब्लैंक हो जाता हूँ, सही में ब्लैंक हो जाता हूँ। ब्लैंक। बेटा, कल को अगर तुम ये वीडियो देखते हो, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा जो ये बाप है 1 साल से तुमसे मिलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तुम जब नोएडा से यहाँ मेरी पत्नी के द्वारा जब लाए गए थे, उस समय तुम लगभग 2.5 साल के थे, 2 साल 5 महीना। और उस समय से लेके अभी 1 साल हो चुके हैं और अभी तुम लगभग 3.5 साल के हो। 1 साल में मैं कुछ ना कुछ करके तुमसे मिलता रहा हूँ और अपनी मेमोरी को तुम्हारे माइंड में फिट रखा हूँ, चाहे वो लीगल तरीका हो या इलीगल तरीका हो। इलीगल तरीका तो नहीं बोला सकता है, क्योंकि मैं घर जाता था मिलने के लिए, वो इलीगल तो नहीं है, क्योंकि तुम मेरा बेटा हो।
और तुम मेरी पत्नी के साथ उसके मायके में रह रहे हो और मैं उसके घर में जाके मिलने का कोशिश करता था। ये पता लगे कि ये कोशिश को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया मेरी पत्नी के द्वारा और मुझे जेल तक भेजा गया ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊँ। तो बस इतना ही बोलूँगा कि लीगल तरीके से या अपने तरीके से मैं 1 साल से तुमसे मिलता रहा हूँ और कहीं ना कहीं तुम्हारे मेमोरी में अभी मैं हूँ। अभी मैं काफ़ी टाइम से तुमसे नहीं मिला हूँ, पर अभी भी मैं तुमसे मिलने के लिए हर वो पॉसिबल वे से गुजरूँगा कि मैं तुमसे मिल पाऊँ और तुमसे तुम्हारी मेमोरी में मैं फिट रह पाऊँ। कोशिश मेरी पूरी होगी। देखता हूँ मेरी कोशिश मैं क्या कर पाता हूँ, क्या नहीं कर पाता हूँ। हो सके तो जब भी तुमसे मैं मिलूँगा मुझे अच्छा से याद रखना, अपनी मेमोरी में मुझे फिट रखना। और कल को अगर तुम बड़ा हो जाते हो तो तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है और मैं इस तरीके से मजबूर मुझे कर दिया गया है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाता हूँ। मैं हर वो कोशिश किया तुमसे मिलने के लिए और मिला भी हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा और मिलते रहूँगा, तरीका जो भी हो, पर कोशिश मेरी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बस तुम मुझे याद रखना, भूलना नहीं बेटा। तुम मुझे याद रखना, भूलना नहीं। बस इतना ही बोलूँगा। बड़ा होकर जब भी ये वीडियो देखो बस इतना समझना कि तुम्हारा जो ये बाप है तुमसे अलग नहीं हुआ, मुझे ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया तुमसे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। तुम अपनी माँ के पास रह रहे हो, एक ऐसे माँ के पास जो तुम्हें तुम्हारे बाप से ही मिलने नहीं देती है, जो तुम्हें मुझसे ही मिलने नहीं देती है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आगे भी मिलने का कोशिश करता रहूँगा। पहले भी कोशिश किया हूँ और हमेशा कोशिश करता रहूँगा। चाहे मुझे जेल से तो मैं आ चुका हूँ, जेल भी भेजा गया, चाहे मेरा बिजनेस भी बंद हो, चाहे जो भी हो, पर मेरा यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बस देखता हूँ कि अब किस तरीके से मुझे संघर्ष करना है और किस तरीके से तुमसे मिलना है। पर बेटा बस इतना ही याद रखना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा हूँ, आगे भी कोशिश करता रहूँगा। और तुम मुझे बस याद रखना, अगर भूल भी जाते हो या लंबे गैप भी होते हैं, मैं तुमसे अगर नहीं भी मिल पाता हूँ तो प्लीज़ मुझे याद रखना। बस मैं तुमसे कभी ना अलग होना चाहा हूँ, ना मैं कभी तुमसे अलग होऊंगा। तुम मेरा एक पार्ट हो, तुम मेरा एक शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारे लिए जो मेरे अंदर फीलिंग है और इमोशन है वो पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। बस ये मत कभी समझना कि मैं अपने साइड से कोशिश नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश किया हूँ, हर वो कोशिश किया हूँ, बियॉन्ड द लिमिट जाके कोशिश किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा।
बस तरीका बदल जाएगा। सफलता कितनी मुझे मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, पर जब भी तुम बड़ा होगे बस इतना ही समझना कि मैं तुमसे मिलने के लिए हमेशा हर वो कोशिश करता रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं ब्लैंक हूँ, अब और कुछ बोलना नहीं चाहता।